अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई एम केमिस्ट डियर व्यूवर, दिस इज़ इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमसी पैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 22 की। इससे पहले कि जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1 अप टू टेस्ट नंबर 21 दैट आर ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ। सारी वीडियोज़ जो अभी तक अपलोड हो चुकी हुई हैं वहाँ से आपको लिंक्स मिलेंगे, उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वीडियोस देख सकेंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आया आप MD कैट में अपियर हो रहे हो या इसके बाद आने वाले कहीं भी एंट्री टेस्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, अगर आपके पास आंसर कीज़ हैं, आप आंसर कीज़ का रट्टा लगा के जाएंगे तो बिलीव मी आप वहाँ पे फंस जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। केमिस्ट्री जो है ऐसे घुमा फिरा के MCQ उसके बनते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एनीवेज जो भी होगा हमारे हक में अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट? Debye forces, dipole forces, induced dipole forces and metallic bond। सो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोर्स होती है, बॉन्ड होता है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जो अदर ऑप्शंस हैं इनमें से। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हेल्प्स इन डिजाइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इज मोर प्रोडक्टिव, विच इज मोर इकोनॉमिकल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 127 है। अब इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब जितना वो जल्दी प्रोसीड होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारे पास वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अगर हम इंडस्ट्री में कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब है अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, सो प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि जब हम गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो टेम्परेचर क्या हमारे पास कांस्टेंट है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबुलिन प्रोटीन्स आर फाउंड इन व्हाट। ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए अल्काइल हैलाइड्स में, आपसे पूछ रहे हैं कि SN2 रिएक्शन जो है इसका ऑर्डर क्या है। सो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है दैट इज सेकेंड ऑर्डर, सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बेस और साथ में जो अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये दोनों ही हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर होते हैं, रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसके अंदर होता ही एक ही स्टेप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे OH ग्रुप, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के आगे क्या होता है कि जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच होता है तो ब्रोमीन जो है हेलोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो जैसे ही रिमूव होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, मतलब अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और साथ में जो यहाँ पे ये हेलाइड आयन है, हेलोजन का आयन, ब्रोमाइड आयन, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें होता है क्या है कि आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और साथ में जो अल्काइल हैलाइड है वो दोनों फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो दोनों इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड को हम जनरली लिखते हैं RX के साथ। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, सो 1 + 1 हमारे पास ऐड होंगे तो 2 होगा। इसका मतलब है कि जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है द अल्कोहल हैविंग वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट। अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, CH3 है, उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हमारे पास ये अल्कोहल्स जो होंगे दीज आर नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल और हाइड्रिक निकला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, दिस वुड बी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का अल्कोहल है CH2 और यहाँ पे OH आप अटैच कर दो, जिसको आप ग्लाइकोल कहते हो, इसमें हमारे पास देखें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन अगर आपके पास ये अल्कोहल है, अगर हम इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं, सो दिस वुड बी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको आप ग्लाइसरॉल कहते हो। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं, सो दैट इज नोन एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइजेस ड्यू टू व्हाट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक होता है सिस आइसोमर, दूसरा आपके पास होता है ट्रांस आइसोमर। ये मोस्टली होते हैं अल्कीन्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब देखें, अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच कर देते हो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन अटैच कर देते हो, यहाँ पे आप CH3 ग्रुप अटैच कर देते हो, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच कर देते हो। सिमिलरली यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें, यहाँ पे CH3 अटैच कर दें, यहाँ पे CH3 अटैच कर दें। अब इन दो आइसोमर्स में फ़र्क क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है। सिमिलरिटी ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। डिफरेंसेस क्या है कि ओरिएंटेशन इन स्पेस इज़ डिफरेंट। अगर आप इसको देखें तो ये CH3 ग्रुप्स यहाँ पे क्या है, सेम साइड पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे है, तो दिस इज़ नोन एज सिस आइसोमर। अगर आप यहाँ पे देखो तो CH3 और CH3 क्या है, ऑपोजिट साइड पे, H और H क्या है, ऑपोजिट साइड पे, इसका मतलब है दिस इज ट्रांस आइसोमर। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस वजह से अराइज होते हैं। ये अराइज होते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है ना, इसकी वजह से हमारे पास रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अगर हम इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल बिलोंग करते हैं ग्रुप 1A से, ठीक है, जैसे हमारे पास है लिथियम। अब लिथियम के वैलेंस में होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये होगा 1s2 और 1s1। अब ये अनस्टेबल है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा, तब जाके क्या इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, तब जाके स्टेबलाइज्ड होगा। इसी तरह हमारे पास है सोडियम, एटॉमिक नंबर उसका 11 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो हमारे पास मोनो पॉजिटिव केटाइंस की फॉर्मेशन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इन बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन द फर्स्ट थिंग इज टू। रेडॉक्स इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है ना, उनको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने मेन जो स्केलेटल इक्वेशन होती है उसको लिखना होता है, ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है और रिडक्शन किसके अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब उसमें कांस्टेंट होती है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं वो कितनी होती है, दैट इज 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल सेकेंड। ये होती है इस तरह 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास बल्कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ व्हाट। बल्कि कीटोन डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। इसके साथ बल्कि कीटोन्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर सकते। बल्कि कीटोन्स कौन से होते हैं, कीटोन्स वैसे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर दोनों साइड पे R ग्रुप्स अटैच होते हैं, सो दिस इज नोन एज कीटोन्स। अगर ये बल्कि हैं, ठीक है, बल्कि मतलब अगर बड़े बड़े इसके साथ
अल्काइल्स ग्रुप अटैच हैं तो उसको आप बल्की कीटोन्स कहते हो। बल्की कीटोन्स जो है ना सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। इसको हम पीटीबी की बुक्स में से देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। इसकी पहले आयनाइजेशन होती है, आयंस बनते हैं, कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, कीटोन्स इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। देखिए अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, इसका मतलब है कि वो बल्कि नहीं है। लेकिन अगर मिथाइल से ज़्यादा बड़े ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल वगैरह अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे होगा क्या, दोज वुड बी बल्कि कीटोन्स, और वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 136। हिस लॉ स्टेट दैट द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट। इसलिए कहता है कि अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है A, इसको आप कन्वर्ट करते हो B के अंदर, अगर B के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इसके पास कोई इसकी एंथैल्पी की तो वैल्यू होगी ना। लेकिन अगर आप क्या करते हो, पहले A को कन्वर्ट करते हो C के अंदर, C को कन्वर्ट करते हो D के अंदर, D को फिर कन्वर्ट कर देते हो B के अंदर, तो यहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज होगा, यहाँ पे कोई एंथैल्पी चेंज होगा, यहाँ पे भी कोई एंथैल्पी चेंज होगा। लॉ ये कहता है कि अगर आप इसको एक स्टेप के अंदर लेके जाते हो, जो जितनी एंथैल्पी होगी ना उतनी, अगर आप इसको मल्टीपल स्टेप में लेके जाओगे एंथैल्पी उतनी ही होगी। रूट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती कि आया आप उसको एक स्टेप के अंदर लेकर जाते हो या आप इसको मल्टीपल स्टेप के अंदर लेकर जाते हो। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। MCQ नंबर 137, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज अ रेशियो ऑफ व्हाट। आप लिखते हैं Kc, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एडेड टू इथेनॉल टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल होता है CH3, CH2 और OH। इसके अंदर ऐसी कौन सी सब्सटेंस या कंपाउंड होता है जिसको ऐड करेंगे तो उसको हम नहीं पी सकेंगे, मतलब दैट वुड बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। पायरिडीन ऐड कर दें, मिथेनॉल ऐड कर दें या एसीटोन ऐड कर दें, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। मिथेनॉल क्या होता है CH3OH, पायरिडीन क्या है 6 मेंबर ड्रिंक है, ठीक है, जिस तरह बेंजीन की होती है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम अटैच कर दें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज पायरिडीन। एसीटोन में क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इन सबको ऐड करते हैं, इनको एक एक ऐड करेंगे तो जो मिथेनॉल होगा ना, जो इथेनॉल होगा ना, दैट वुड बी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास एन SN2 रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज फाउंड। SN2 रिएक्शन अभी जैसे आपको मैंने पहले बताया, आप इसको दोबारा से देख भी सकते हैं कि SN2 में हमारे पास क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवीविंग इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज विच रिपल्सेस अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड डैश अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी हुई है 9th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि दिस इज अ न्यूक्लियस, यहाँ पे फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। अब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड के अंदर लेट से 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, फोर्थ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है इसने होल्ड करके रखना फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी, इसने वैलेंस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी होल्ड करके रखता है। लेकिन देखें दरमियान में शेल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये करते क्या हैं, दे कॉज द शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस ने अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखना है, अट्रैक्ट करके रखना है, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उसके इस फोर्स को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उस रिडक्शन को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 141, विच of the following condition must be possessed by a compound to have geometrical isomerism। अभी मैं आपको geometrical isomerism, cis और trans isomer के बारे में बता चुका हूँ। सो कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होगी जब हमारे पास कोई कंपाउंड अगर geometrical isomerism शो करेगा। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वजह कि अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर इसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे ना, तब जाके क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें, यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन अटैच कर दें, ठीक है, तो अब ये देखें कार्बन के ऊपर सिमिलर एटम्स अटैच्ड हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
डिफरेंट ग्रुप्स आपको अटैच करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर आइडियल गैस द मोलर कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज देयर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस को हम पार्शियल प्रेशर में ही पढ़ते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द स्पीशी विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कॉपर, इसके साथ हम 3 अमोनिया जो है अटैच कर देते हैं, यह पूरा जो है ना इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये जो अमोनिया है, ठीक है, इसको आप कहते हो दिस इज लिगेंड, और ये जो कॉपर है दिस इज नॉन एज सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं इसको। सो वो स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज लिगेंड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द लिगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज तो नहीं होता, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, या न्यूट्रल होगा या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन लिगेंड वो स्पीशी होती है जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है द गैस इज एट 3 एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेशर आपको गिवन है 3 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ इट एक्सपेंड 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स है तो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 टाइम्स होगा, ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इन Al2S3 द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज। देखें, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ सल्फर, ऑक्सीजन के ऊपर -2 स्टेट है तो सल्फर के ऊपर भी क्या होगी, -2 स्टेट्स होगी। आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स पढ़े हैं, Al2 और S 3 टाइम्स है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई Al प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई S दैट इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई बाई Al प्लस सल्फर के ऊपर चार्ज होता है -2 दैट इज इक्वल टू 0। 2Al ये +3 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ तो -6 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। 2Al -6 उधर जाके +6 बन जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर हमारे पास +3 स्टेट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच वन इज लीस्ट आयोनिक इन नेचर एंड डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ना दैट इज लीस्ट आयोनिक, और इसकी क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिथियम ऑक्साइड के अंदर और साथ में से वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। दिस इज लीस्ट आयोनिक इन नेचर बाकी के साथ अगर आप कंपेयर करते हो। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज शोन बाय अल्काइंस। अल्काइंस कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, दैट इज नोन एज अल्काइंस। सो आइसोमेरिज्म कौन सी शो कर सकते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो है ना ये शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 148 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अबाउट आइसोटोप्स। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ गैस इज वार्म बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल डैश बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास एक गैस है, आप क्या करते हो, आप उसको हीट करते हो, वार्म करते हो, मतलब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होगा, तो उस वजह से वो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डैश विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस द इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी यूजुअली डैश। अब अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब इसके दरमियान जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी हमारे पास होती है जब आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो। इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 151 ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डैश ऑन बेंजीन रिंग। ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स पूछ रहे हैं आपसे। देखिए आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, एक होता है ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप जो है ना ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे आपके पास नाइट्रो ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, बेंजीन रिंग से डेंसिटी निकालते हैं तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है OH ग्रुप। OH ग्रुप जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है,
अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो या ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच होगा या फिर वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप को या तो आप ऑर्थो के ऊपर अटैच करवा दें या फिर वो पैरा के ऊपर अटैच हो जाएगा या फिर वो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी नाइट्रेशन करते हैं उसकी। इसका मतलब है कि और इसका मतलब है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पोजीशंस आपको टीचर ने करवाई होंगी, आई होप सो आपको आती होगी। दिस इज पैरा पोजीशन, this is also para position, this one is meta position, this one is meta position, this one is ortho position and this one is ortho position। लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, अगर आप इसको बेंजीन रिंग के साथ अटैच करवाते हो, अब नाइट्रो ग्रुप का आपको मैंने बताया कि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्लोरीन क्या करेगा, आके मेटा के ऊपर अटैच होगा, या इधर अटैच हो सकता है या इस मेटा के ऊपर अटैच हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ऑर्थो के बारे में याद रखें, ऑर्थो पैरा जो होते हैं दैट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन रिंग की कम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज व्हाट। अब यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, आयोडीन। ठीक है, I2 की फॉर्म में आपने देखा होगा I2। ये आपके पास क्या है, सिमिलर एटम्स हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके बीच में नहीं होता, तो इसलिए क्या करते हैं, दे आर नॉन पोलर क्रिस्टल्स। पोल्स नहीं बनते, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स इनके ऊपर नहीं बनते। नेक्स्ट हमारे पास बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ रिएक्टेंट साइड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू डैश। आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल A+B है, इट गिव्स C+D। आप क्या करते हो, रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर देते हो, या तो A को इंक्रीज करोगे या B को इंक्रीज करोगे, तो इसके इंक्रीज की वजह से आपके पास क्या होगा, रिएक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन मूव करेगा। सो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। अगर इसमें से आप क्या करते हो, C और D को निकालते हो, मतलब C D बन रहा है, आप इसको बाहर निकाल रहे हो टाइम के साथ, तो फिर भी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 154, कंपाउंड्स हैविंग एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड। अगर एक से ज़्यादा काइंड के एटम्स मौजूद होते हैं किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, सो दोज आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये, यहाँ पे आप लगा दें ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, दिस इज़ फ्यूरेन। अब फ्यूरेन में आपके पास क्या है, कार्बन भी है, कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह आप बाकी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, पायरोल है, ठीक है, थायोफीन है। तो ये जो एग्जांपल्स होती हैं, थायोफीन में आपके पास यहाँ पे सल्फर होता है, दीज और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायर रिएजेंट। बायर रिएजेंट इसमें से कौन से वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, डाइल्यूट अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको बायर टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा हुआ, व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद मिल्क ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स लाइक डाइल्यूट 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, जिसको आप बायर रिएजेंट कहते हो। एट लो टेम्परेचर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड नोन एज विसिनल ग्लाइकोल्स। The pink color of potassium permanganate solution is discharged during the reaction. It is also a test for the presence of unsaturation in a molecule. For example, देखिए अल्कीन्स है, हम क्या करते हैं इसको KMnO4 जिसको हम कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होती है, मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। याद रखें कि अगर हम लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अनसेचुरेशन देखनी, हम कहते हैं कि यार इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 156, व्हाट इज़ द आयोपिक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CH2, ये हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो याद रखें, आप लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन एटम होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप में जो कार्बन एटम होता है उसको हम कार्बन नंबर 1 देते हैं। दिस इज़ कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज़ कार्बन नंबर 3। 3 के ऊपर क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3।
3 को आप प्रोपेन बोलते हो, लेकिन जब कभी आप पढ़ते हो इसका नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आप क्या करते हो, ई को ड्रॉप करके OIC एसिड ऐड कर देते हो। तो अब आप इसका नाम बना लें, 2 के ऊपर क्लोरो है तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो सॉरी 3 के ऊपर क्लोरो है ना, 3 के ऊपर क्लोरीन एटम अटैच्ड है, सो इट वुड बी 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड MCQ नंबर 157 इन केमिस्ट्री। द वर्क इज जनरली व्हाट। केमिस्ट्री में जब हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं, सो दैट इज एक्चुअली प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दैट इज करेक्ट। थर्मोकेमिस्ट्री में से आप इसको देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट। ये तो बहुत कॉमन सा MCQ है, तकरीबन हर जगह पे इसको हम पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ईथीन, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर रैपनिंग ऑफ फूड, फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट आर्टिफिशियली। What is the optimum temperature for working of enzyme in human body? Human body के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स वर्क करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। सो नॉर्मल जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, वो भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में इससे पहले जो पेपर था उसमें मैं कर चुका हूँ। हाफ लाइफ की सारी क्वेश्चंस आपको मैंने बताई थी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के अंदर हम कौन सी क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन ऑक्टेन मॉलिक्यूल। ऑक्टेन मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है कि जब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, बाकी आप इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच कर दें, कार्बन की 4 टेट्रावेलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाइड करें। जितने हाइड्रोजन बनते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा, ऑक्टेन बन जाएगा, C8। अब देखें ये सारा के सारा नॉन पोलर है, ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो फोर्सेज होती हैं 2000 लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 62 में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर इन इंडस्ट्रीज। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एथेनॉल जो है ना, इसको हम यूज करते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर इन इंडस्ट्रीज। और एथेनॉल क्या होता है कि जब आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिनोलिक रेजन आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। फिनोलिक रेजन हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं या ऑब्टेन होते हैं एसिटल्डिहाइड से। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। आप एसिटल्डिहाइड को ट्रीट करवाते हैं फिनोल के साथ तो हमारे पास रेजन्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। MCQ नंबर 164 प्रोपेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन कब होती है? प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, दिस इज नोन एज प्रोपेनोइक एसिड। अब इसकी फॉर्मेशन कब होती है? जब हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे करेक्ट होगा। व्यूअर ये हमारे पास है पेपर नंबर 22। पेपर नंबर 21 के अंदर इसका मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म करवा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखना है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। MCQ नंबर 165 व्हेन अ मोल्टन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट्स आर डैश्ड। आपके पास लिक्विड फॉर्म में, मतलब आयोनिक फॉर्म में एक सॉल्ट है, आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, प्रोडक्ट जो बनेंगे दोज वुड बी प्रेडिक्टेबल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड व्हाट। आप लोगों ने कोरोजन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कोरोजन में क्या होता है, जंग लग जाना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास है करेक्ट, कि सराउंडिंग में फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या करते हैं, मेटल को ख़राब कर देते हैं, डिके कर लेते हैं मेटल का। सो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, कोरोजन। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एटम्स फॉर्म बॉन्ड ड्यू टू व्हाट। हमारे पास जो मॉडर्न थ्योरीज है वो कहती क्या हैं कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि अपनी एनर्जी जो है उसको डिक्रीज कर सके। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। देखिए वैसे भी जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है,
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज थर्मोडायनामिक मीन्स। थर्मोडायनामिक में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में। थर्म का मतलब है हीट, ठीक है। जब हीट है तो उसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी चेंजेस प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस। MCQ number 169, the valence electron pair are arranged around the central atom to remain the maximum distance apart to keep repulsion at minimum, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है एमोनियम मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होता है कि लॉन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर होते हैं। इसमें एक्चुअली होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इलेक्ट्रॉन्स पेयर दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है लॉन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे हमारे पास होते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जिसकी वजह से, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बना है, इनको हम कहते हैं दिस इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो शेयर्ड नहीं हुए हुए हैं इनको हम कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपसे पूछ रहा है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन। अब ये जो हमारे पास पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि हमारे पास जो रिपल्शन होना वो कम से कम हो। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी विसिनिटी में दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन हम लोगों ने रिपल्शन जो है वो मिनिमम रखनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 170 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ना, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायनाइल क्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हो थायनाइल क्लोराइड के साथ तो होगा क्या कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। किस चीज़ के साथ? हैलोजन एटम के साथ। अगर मैं आपको इसका केमिकल रिएक्शन लिखवा दूँ तो वो कुछ इस तरह होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको आप रिएक्ट करवा दें SOCl2 थायनाइल क्लोराइड के साथ तो बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 171, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2B। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे करेक्ट है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिंक है, ठीक है, देन कैडमियम और मर्क्यूरी, दे आर इन ग्रुप 2B। इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड ना हो, मतलब कंप्लीट होने के हो, या उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या 2, 3 अप टू 9 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जिंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 172, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एनर्जी हैव सेम वैल्यूज फॉर द रिएक्शन। ऐसे कौन सी रिएक्शंस होंगे जिनमें एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज सेम होती है? सो दीज आर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाइड्रोक्साइड आयन आर कंबाइन टू गिव व्हाट? हाइड्रोक्साइड आयन जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास उसकी किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? वी गेट ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास साइनोहाइड्रीन्स व्हेन रिएक्ट विद मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस व्हाट? साइनोहाइड्रीन है, आप उसको रिएक्ट करवा दें मिनरल एसिड्स के साथ, आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। सो यहाँ से आप देख सकते हैं वी हैव एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड जो कि मिनरल एसिड है इसके साथ जब ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, और इमोनियम बाइसल्फेट की प्रोडक्शन होती है। द रिएक्शन इज यूज्ड in the synthesis of alpha hydroxy acids that contain one carbon atom more than the number of carbon atom in the starting aldehydes are ketone। देखें स्टार्टिंग एल्डिहाइड के अंदर जो हमारे पास जैसे एसिटाल्डिहाइड से बना था ना, तो एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स क्या बनता है हमारे पास? लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें हमारे पास 1 कार्बन ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देख सकते हैं हमारे पास 3 कार्बन एटम्स होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 175, सोडियम मेटल शोज मेटालिक लस्टर इज एक्सप्लेन बाय वर्ड। सोडियम मेटल को अगर हम देखें तो वो लस्टर शो करता है, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूज होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स शो ऑसिलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन डैश कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस। हमारे पास दो येलो लाइंस होती हैं, ठीक है, जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं सोडियम का। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C4H10 इज, ये हमारे पास होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारे पास होता है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, यहाँ पे आप इसके हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अटैच कर दें सारे, तो आपके पास क्या बनेगा? दो आइसोमर बनेंगे, एक को आप कहते हो एन ब्यूटेन, दूसरे को आप कहते हो आइसो ब्यूटेन। ठीक है, सो कितने आइसोमर बनेंगे? दो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर बट, डाउन सेल हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 179, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम अल्काइल हेलाइट एंड मैग्नीशियम मेटल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस या ड्राई ईथर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। एनहाइड्रस या ड्राई ईथर आप इसको कहते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइट क्या होते हैं? RMgX। ठीक है, ये किस चीज़ से बनते हैं? कि जब हम रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हेलाइट को मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास बनेगा RMgX, जो कि एक बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है और इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। द सेकेंड बॉन्ड इन इथाइन इज व्हाट? देखें, एवरी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम इज सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, पाई बॉन्ड बिटवीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इथाइन क्या होता है? इथाइन का मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच करते हैं। तो याद रखें कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होती है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन में हम लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पे होता है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। लेकिन जब हम इसका एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में हम लिखते हैं कि 1s2 2s 2px 2py एंड 2pz। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना s ऑर्बिटल के अंदर, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद वो इधर चला जाता है pz के अंदर, तो हमारे पास सारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब देखें, इसने हाइब्रिडाइजेशन करनी है s और p। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये जो आपके पास py और pz हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। तो अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं तो यहाँ पे आपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही सिलेक्ट करना है, हाइब्रिडाइज्ड ना सिलेक्ट कर देना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सो व्यूअर, ये तो था आपके पास पैड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 22। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिए। आपको वीडियो कैसे लगी वो भी आप फीडबैक लाजमी दीजिए, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है वो भी आप मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।